सत्ता का दूसरा कार्यकाल। और सवाल अब भी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। क्या चुनाव आयोग में रत्ती भर भी निष्पक्षता रह गई है? क्या चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी का गेम खेलने का मन बना लिया है? दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज चुनावी हिंसा में, कूच बिहार में हुई चुनावी हिंसा में सीआईएसएफ की गोलीबारी में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तृणमूल कांग्रेस के 5 कार्यकर्ता मारे गए। और इस गोलीबारी की चुनाव आयोग में शिकायत भी किसने की है? तृणमूल कांग्रेस ने की है। अब चुनाव आयोग ने बजाय कि सीआईएसएफ से पूछताछ करती, उससे जवाबदेही मांगती कि आखिर आपने ये गोलीबारी क्यों की, उन्होंने एक आदेश पारित कर दिया। और वो आदेश क्या, इस पर गौर करना पड़ेगा, जो आपकी स्क्रीन पर है। यह आदेश यह कहता है कि अगले 72 घंटे तक कूच बिहार के इस इलाके में कोई भी राजनेता नहीं जा सकता। इसका अर्थ क्या हुआ? ममता बनर्जी कल जो उनके टीएमसी के कार्यकर्ता मारे गए थे पुलिस की गोलीबारी में, उनके परिवार के साथ सहानुभूति जतलाने जाने वाली थीं, मगर चुनाव आयोग ने उस पर रोक लगा दी। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसका अर्थ यह हुआ कि जो परिवार गमजदा हैं, दुख में डूबे हुए हैं, उनसे भी ममता बनर्जी नहीं मिल सकती। मैं जानता हूं कि उसके पीछे सियासत है। मैं जानता हूं कि इससे सहानुभूति भी पैदा होगी तृणमूल कांग्रेस के लिए, मगर मुद्दा यहां यह है कि ममता बनर्जी के जाने से वहां पर ऐसे क्या हालात पैदा हो जाएंगे जिसके चलते आपने यह आदेश जारी कर दिया। और ऐसी ढेरों मिसालें हैं सामने कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव आयोग ने कभी ऐसा आदेश जारी नहीं किया। तो आज यह सवाल मैं बेबाक पर उठा रहा हूं, अपने दर्शकों के सामने उठा रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि ममता बनर्जी को रोक क्यों लगाई। मैं जानता हूं चुनाव आयोग ने किसी भी राजनेता पर जाने पर रोक लगा दी है, मगर आप जानते हैं कि 5 तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मौत हुई, और जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी वहां जाएंगी, उनसे बात करेंगी, और मानो एक अजीब और गरीब मिसाल कायम की जाती रही है हर बड़ी घटना में। आपको याद होगा हाथरस में गुड़िया के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या हो जाती है। उस वक्त ये लोग धारा 144 लगा देते हैं, विपक्ष के किसी नेता को घुसने नहीं देते हैं, मगर उस धारा 144 की धज्जियां उड़ाते हुए जो लोग आरोपी के दोस्त थे, उन्होंने खुलेआम वहां पर जो है सभाएं लगाई। खुलेआम वो लोग घर के सामने बैठकर धमकियां दे रहे थे। इन पर कोई एक्शन नहीं लिया था उस वक्त प्रशासन ने। चुनाव आयोग भी बिल्कुल जिस तरह से हाथरस में उत्तर प्रदेश प्रशासन ने किया था, अब वही हरकत ये लोग यहां पर कर रहे हैं। मगर आज बेबाक के जरिए मैं आपके सामने कुछ सवाल उठाना चाहता हूं जिस पर आपको गौर करना पड़ेगा। सवाल नंबर 1, आपको टीएमसी कार्यकर्ताओं के जो लोग मारे गए हैं, परिजन मारे गए हैं, उनके इस बयान को सुनना होगा। वो न जाने किसी हिंदू वाहिनी पर आरोप लगा रहे हैं, और यही नहीं, वो दूसरा जो बड़ा आरोप लगा रहे हैं वो बहुत गंभीर है कि उन पर दबाव डाला गया कि आप बीजेपी के लिए वोट डालें। क्या कह रहे हैं आप खुद सुनिए, और इसमें आप उस मां की भी रुदाली सुनेंगे जिसका शायद बेटा मारा गया। उन 5 लोगों में से इनका बेटा भी शामिल है। सुनिए दोस्तों। কে মারছে কেন্দ্র বাহিনী মারছে ওকে ভাই ওর কি ছিল ভোট দিতে গেছিল ভোট দেওয়ার সময় মারছে ভোট দেওয়ার জন্য মারছে হ্যাঁ কেন মারছে হ্যাঁ গুলি চালু করে দিচ্ছিল কি বলছে বিজেপি কে ভোট না দিলে গুলি করছে। आज मेरे कुछ सवाल हैं। सीआईएसएफ का यह दावा है, क्योंकि तमाम प्रेस रिपोर्ट्स का यह कहना है, और सीआईएसएफ ने भी कहा कि वो घिर गए थे 300 से 600 लोगों के बीच, और अपनी रक्षा करने के लिए पहले उन्होंने हवा में गोलीबारी की, और उससे भी लोग नहीं माने तो उन्होंने गोलीबारी कर दी। मैं अब एक कदम और आगे जाना चाहूंगा। क्या सीआईएसएफ ऐसे हालात का काबू का सामना करने के लिए सक्षम है? यहां पर सीआरपीएफ क्यों नहीं थी?
बताइए। क्योंकि देखिए, जब भी ऐसे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन होते हैं, सीआरपीएफ कहीं ज्यादा काबिल होती है। क्या सीआईएसएफ को ट्रेनिंग थी कि वो ऐसे हालात का सामना कर सके, कि सूझबूझ से ऐसे मुद्दे का समाधान कर सके? आजाद भारत के इतिहास में ऐसी कितनी मिसालें आपको मिलती हैं कि पांच लोगों को गोली मौत के घाट उतार दिया गया, और इत्तेफाकन पांचों के पांचों जो हैं वो एक ही पार्टी से जुड़े हुए हैं। क्योंकि सीआईएसएफ का क्या कहना है कि दो दलों में टकराव हो रहा था, टीएमसी और बीजेपी के बीच में, और हमें अपने आप को बचाने के लिए गोलियां चलानी पड़ी। तो आपकी गोली से टीएमसी के कार्यकर्ता ही क्यों मारे गए? नंबर एक। नंबर दो, जो मैं आपके साथ सवाल करना चाहता हूं कि आपने रबर बुलेट्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आपने उनके पैर पर गोली क्यों नहीं मारी? और यह बात किसी के भी हजम नहीं हो रही है कि आपने हवा में फायरिंग की, तब भी लोग नहीं डरे। ये कैसे लोग थे जिन्हें डर नहीं लग रहा था गोलियों का? दोस्तों, ढेरों मिसालें इस वक्त आपके सामने आ रही हैं, जिसके अंतर्गत यह पता चल रहा है कि अर्धसैनिक बलों का जो किरदार है वो शक के घेरे में है। लगातार जो अर्धसैनिक बल हैं, लगातार लोकल्स ये आरोप लगा रहे हैं। आपको याद हो कुछ दिनों पहले जब तीसरे चरण का, जो इससे पहले के चरण का मतदान हुआ था, उसमें ममता बनर्जी ने बाकायदा वीडियो प्रमाण के साथ पेश किया था किस तरह से जो स्थानीय लोग हैं उस पर जो अर्धसैनिक बल हैं ये दबाव डाल रहे थे कि बीजेपी के पक्ष में वोट डालें, और उन्हें वोट देने से रोका जा रहा था। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। फिर इस तरह के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? और यही नहीं, चुनाव आयोग, देखिए दोस्तों, चुनाव आयोग इस पूरे मामले में जितना, मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं दोस्तों, मगर जितना नंगा हो चुका है, जितना नाकारा साबित हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। ढेरों मिसाल देखिए दोस्तों। एक तो ईवीएम्स का पाया जाना किसी बीजेपी नेता की गाड़ी में मिल जाता है। कोई ईवीएम लेकर अपने रिश्तेदार के घर चले जाता है, और वो रिश्तेदार जो है वो टीएमसी का नेता होता है। ठीक है। इसके अलावा लोकल्स का यह शिकायत करना कि हम बटन जो है वो दबा रहे थे टीएमसी को, वोट जा रहा था बीजेपी को। चुनाव आयोग को कटघरे में रखा गया है दोस्तों इन चुनावों के अंतर्गत, और किसी भी सूरत में वो निष्पक्ष नहीं दिखाई दे रहे हैं। इतने दिनों से 3 चरण के मतदान हो गए, अब जाकर आप होश में आए हैं, और अब जाकर आप कह रहे हैं कि कोरोना के गाइडलाइंस या कोरोना को लेकर दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। एक पंक्ति में चुनाव आयोग ने सिर्फ यह कहा है कि कोरोना के दिशा निर्देश चुनावों में पालन किए जाए। अरे भाई, ये दिशा निर्देश क्या हैं? मैं आपको चुनौती देता हूं, क्या आपने स्पेसिफिकली यह कहा है, साफ तौर पर यह कहा है कि जो भीड़ वहां इकट्ठी होती है उसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग हो, उनमें दूरी बनाए रखी जाए, जिन लोगों के चेहरे पर मास्क ना हो उन्हें रैलीज में घुसने ना दिया जाए? अब भी ढेरों मिसालें हैं। आज दिन भर मैंने देखा कई रैलीज में नेता ऐसे ही घूम रहे थे बगैर मास्क लगाए। रैलीज में इसी तरह से कोई कंट्रोल नहीं है। तो चुनाव आयोग कर क्या रहा है? क्योंकि इस वक्त सारी ताकत आपके हाथ में है। चुनाव आयोग दोस्तों इन चुनावों में जितना बदनाम हुआ है, इससे पहले कभी किसी चुनाव में नहीं हुआ। क्योंकि इन चुनावों को जीतना भारतीय जनता पार्टी ने जो है संकल्प बना लिया कि हमें यह चुनाव किसी भी कीमत पे जीतना है। ताकत का बेजा इस्तेमाल। और जैसे कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है, और वो हम लगातार चुनावों में देख रहे हैं। मैं आपसे 2 सवाल करना चाहता हूं जो मेरे सीधे चुनाव आयोग से सवाल है। पहला सवाल, आपको याद होगा दोस्तों कि हमने इसी मंच पर आपको बताया था कि किस तरह से गरीब गांव वालों के पास 1000 रुपए के कूपन मिल रहे हैं। उन कूपन के बदले में उन्हें 1000 रुपए मिल सकते थे। जब भारतीय जनता पार्टी के एक नेता शांतनु से पूछा गया कि भैया ये कैसे पहुंच रहे हैं गरीब गांव वालों के पास, तो उन्होंने कहा था देखिए हमने ये कूपन तो व्यापारियों को दिया था, इन व्यापारियों ने 1000 रुपए बीजेपी को दान किया था। अरे भैया, इतनी अमीर पार्टी है, उसे अब भी दान की जरूरत है। और चलो दान दिया तो दिया, फिर वो कूपन गरीब गांव वालों के पास कैसे आ गए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या चुनाव आयोग ने इस मुद्दे की जांच की? क्या आपने कहीं पर भी इस मुद्दे पर चुनाव आयोग को सख्ती उठाते हुए देखा है? दूसरा मुद्दा, मुकुल रॉय और शिशिर बजोरिया दोनों बीजेपी के नेता, और बात क्या हो रही है इन दोनों में? इन दोनों में बात यह हो रही है कि चुनाव आयोग से कहिए ना कि हम किसी भी इलाके का नागरिक जो है वो
चुनावी एजेंट के तौर पर भेज सकें एक फलाना बूथ में। चुनाव आयोग का वैसा आदेश भी आ जाता है इस बातचीत के बाद। दोस्तों, दुख इस बात का हो रहा है कि राष्ट्रीय न्यूज चैनल्स ने तो मानो सुपारी ले रखी है ममता बनर्जी के खिलाफ, मगर हमारी संस्थाएं, अर्धसैनिक बलों का आप कामकाज देख रहे हैं। 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मतलब मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस देश के इंसान की कोई कीमत नहीं है? एक बांग्ला भाषी इंसान की कीमत नहीं? क्योंकि चुनाव जीतना है तो आप किसी भी हद को पार कर देंगे। मैं ये समझना चाहता हूं कि आप इतनी सख्ती उत्तर प्रदेश में दिखाते अगर हुड़दंग मचाने वालों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते, क्योंकि सरकार उनकी वहां थी। क्या आपने इतनी सख्ती जेएनयू में उन लोगों के खिलाफ दिखाई थी जिन्होंने जेएनयू में घुसकर वहां पर लोगों को असॉल्ट किया था? नहीं, आपने उस वक्त नहीं दिखाया था। अब भी वो पता नहीं कौन लड़की थी, कोमल वो अब भी गिरफ्तार नहीं हुई है। जामिया में घुस के दिल्ली पुलिस जो है वो सीसीटीवी के कैमरे तोड़ रही थी। यानी कि हर जगह हमने देखा कि पुलिस जो है वही काम करती है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार की मदद करती है, और यहां बंगाल के चुनाव में भी हम वही होता देख रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन सवालों का जवाब किसके पास है? 72 घंटे तक आपने कूच बिहार के अंदर राजनीतिक दलों की जाने पर रोक लगा दी है। अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है कि आप ये आखिर कर कैसे सकते हैं भाई? कोई जवाबदेही तो होनी चाहिए। आपका हर कदम मानो उसका मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी की मदद की जाए। इसलिए मैं लगातार अपने कार्यक्रमों में कहता रहा हूं, यह बराबरी का मुकाबला नहीं है, क्योंकि बीजेपी के साथ नंबर 1 प्रचार तंत्र है, बीजेपी के साथ चुनाव आयोग है, क्योंकि चुनाव आयोग बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं है। बीजेपी के साथ ताकत है जिसमें पैसा भी है, इसके अलावा सीबीआई है, इनकम टैक्स है, और इन्होंने इसका बेजा इस्तेमाल किया है। ऐसे चुनाव कैसे हो सकता है? ऐसे चुनाव हो कैसे सकता है? और हम इसे निष्पक्ष चुनाव कैसे मान सकते हैं? आज भी मैं अपनी बात पे कायम हूं कि ईवीएम्स के जरिए पूरे चुनाव मैनिपुलेट नहीं हो सकते। मुझे जो लोग दावा करते हैं कि ईवीएम के जरिए आप चुनाव जीत सकते हैं, उसके लिए मुझे और पुख्ता प्रमाण चाहिए, बड़े प्रमाण चाहिए। मगर जिस तरह से आप प्रशासन का इस्तेमाल कर रहे हैं, चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रहे हैं, अर्धसैनिक बलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, एजेंसीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, यकीनन उसके जरिए चुनावों को पलटा जा सकता है भाई। अपने दिल पर हाथ रख के प्रशासन बताए कि चुनाव आयोग ने प्रशासन ने बिहार में आखिरी लम्हों में 4 या 5 सीटों में क्या खेल किया था, बताइए। सब जानते हैं, मगर कोई इस पर कहता नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है, इस मुद्दे को बल देने के लिए एक जागरूक मीडिया को सामने होना होगा, जो नहीं है। और यहां पर भी देखिए, एक पूरी तरह से पक्षपाती फैसला है जिसका मकसद सिर्फ यह है कि ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं से मिलने ना जा सकें। जवाबदेही होनी चाहिए चुनाव आयोग की, और वो पूरी तरह से नदारद है। सोचकर सिहरन भी पैदा होती है दोस्तों कि अभी तो पश्चिम बंगाल के चुनाव हैं, 1 साल बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, क्या हालत होने वाली है। आजाद भारत के इतिहास में चुनाव आयोग इतना नतमस्तक कभी नहीं रहा है। बेबाक में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।